बात की खुशी है कि इस कोरोना काल के इस महासंकट में दुनिया में हिंदुस्तान ने अलग उदाहरण पेश किया है। हमने भी जो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई, इस कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और जब नीट करवाया था तब हो हल्ला मचा था और हमने कहा हम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमने कराया। 50 नहीं 70 सालों में देश की आज़ादी के बाद इस उत्तराखंड क्षेत्र को कुल जितना बजट नहीं मिला होगा इन 5 सालों में मिला। यदि एक ओर से दूसरी ओर तक देखेंगे तो हमारा देश पूरी दुनिया को लीडरशिप देता था। वास्तुकला के क्षेत्र में भी कोई विकल्प नहीं था दुनिया में। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष देश का जाता है। देश की प्रतिभा भी और देश का पैसा भी देश के काम नहीं आया। हम उसको रोकेंगे। ये जो नई शिक्षा नीति है ये पूरी ताकत के साथ रोकेगी। देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही थी, लेकिन जब व्यक्ति नेतृत्व वाला आदमी ठीक रहता है तो उसका प्रमाण नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को देखने को मिलता है। आज मध्यस्थता करता है हिंदुस्तान के बिना कोई बड़ा निर्णय दुनिया ले नहीं सकती। ये हमारी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। जब भी देश के भविष्य की बात आती है तो नजरें सीधे केंद्र पर जाती हैं और केंद्र पर बैठे मंत्रियों पर। इस वक्त हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो इस वक्त देहरादून में जंगल मंगल में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कोरोना काल की चुनौतियों की। और अब जब कोरोना काल जिस तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है, उसके बाद क्या चुनौतियां इस वक्त जो है केंद्र सरकार के समक्ष है, शिक्षा विभाग के समक्ष है, और उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न कि कोरोना काल कैसा बीता, और इसी बीच जो है बड़ी चुनौतियां, क्योंकि बात देश के भविष्य की थी और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम? कोरोना काल तो अभी चल ही रहा है जी। और मुझे लगता है जो अचानक ये संकट आया पूरी दुनिया पर, न दुनिया को पता था, न देश को पता था, न अभिभावक को पता था, न छात्र को, न हमको। इस जो अचानक आया जो संकट पूरी दुनिया के लिए, उससे स्वाभाविक ये है कि हिंदुस्तान जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, और यदि इसकी शिक्षा व्यवस्था की आप बात करेंगे तो 1000 विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 1 करोड़ 9 लाख अध्यापक, स्कूल 15 से 16 लाख स्कूल, और छात्रों की संख्या देखेंगे तो कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे भी ज़्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं। इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं के सुरक्षा और उनका भविष्य की चिंता, सुरक्षा, रक्षा और शिक्षा, ये 3 प्रकार की जो चुनौतियां हमारे सामने थी, इन चुनौतियों का जिस तरीके से मुकाबला मेरे छात्र छात्राओं ने किया, मेरे अध्यापक गण ने किया, ये शायद दुनिया में अपने में एक अलग सा अनूठा उदाहरण होगा। कोई सोच नहीं सकता कि 33 करोड़ छात्र एकाएक और ऑनलाइन पर आ जाएं, शिक्षा पर आ जाएं। ऑनलाइन शिक्षा को तो किसी को चर्चा ही नहीं थी, कल्पना ही नहीं थी। और आप ये समझिए कि बच्चे को आप एक दिन घर पर नहीं रोक सकते, वो 2 दिन ठीक से रुक नहीं सकता, तो वो महीनों तक घर के अंदर कैद हो जाए तो कितने बच्चे अवसाद में चले जाते, कितने अभिभावकों की क्या स्थिति होती। लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से अध्यापक ने और हमारे शिक्षा विभाग ने और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों के साथ जिस तरीके से पारस्परिक को एक के बाद एक घंटों के हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और उसका क्रियान्वयन किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कोरोना काल के इस महासंकट में दुनिया में हिंदुस्तान ने अलग उदाहरण पेश किया है। तो यदि देखेंगे कि कोरोना काल की यदि जो चुनौती थी और उसका मुकाबला करके जो रिजल्ट निकला है, वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक उदाहरण भविष्य में भी होगा। अगली चुनौती जो है, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। अगली चुनौती यह है कि स्कूल सुचारू रूप से सारी कक्षाओं के खुल जाएं। उसे किस तरीके से आप देखते हैं?
पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो देश की जनता इतना खुश है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस जीवटता का और जिस विज़न का परिचय पूरी दुनिया को दिया, आज दुनिया भी इस बात को महसूस करती है। हमारा देश अभी जिस दौर से गुजर रहा था और जिस तरीके से हम पहले अभी ये दवा लेकर के आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक उत्सव है। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि वो स्वास्थ्य विभाग के उन निर्देशों का लगातार पालन करें और जो ये दौर जैसे हमारा निकलेगा, सभी राज्यों को हमने कहा है कि उनकी परिस्थितियों के अनुरूप वो देखें कि वो उनको कब अपने स्कूलों को खोलना है। अलग अलग राज्य है, असम का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, दक्षिण का है, वहाँ भी कुछ राज्यों में तो उसका प्रभाव नहीं है, तो उन्होंने अपने स्कूलों को खोला है और बहुत सारे स्कूल अभी धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। लेकिन हम सभी राज्यों से ये अपेक्षा है, उनके मुख्यमंत्रीगण से और उनके शिक्षा मंत्रियों से, कि वो सुरक्षा का जरूर पालन करें और जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जारी किए हैं निर्देश, उसका ज़रूर पालन करें। क्योंकि हमने ये देखा, जब जब उसका पालन हुआ है तब तक वो संकट से मुक्त रहे हैं छात्र। हमने भी तो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई। इस कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी और जब नीट करवाया था तब हो हल्ला मचा था और हमने कहा हम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमने कराया। और जब बिहार के चुनाव थे तो बिहार के जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने मीडिया में इस बात को कहा कि हम जो शिक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से नीट और जेईई करवाया, उन मानकों को लेकर के हम चुनाव कराएंगे। आपने देखा बिहार के चुनाव हुए, बहुत अच्छे से चुनाव हुए, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने मत का उपयोग किया और बहुत अच्छे तरीके से रहे। तो यदि हम उस अनुशासन का पालन करेंगे तो अच्छा होगा और हमारे जो स्कूल हैं वो खुलेंगे भी और चलेंगे भी। स्कूलों की बात हो गई, उत्तराखंड की धरती से आपका खास नाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के लिए इस वक्त केंद्र में क्या योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जब हम जानते हैं उत्तराखंड के दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों का, तो सबसे पहली बात आती है कि अभिभावकों की यहाँ पर स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए हम क्या करें। लेकिन अब आपके हाथों में कमान है, किस तरीके से देखते हैं कि ये पलायन को रोकने के लिए जो बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, वो किस तरीके से आने वाले वक्त में होगा, या अभी तक आप क्या कर पाए? अब दोनों बातों को यदि अलग करेंगे तो जहाँ तक उत्तराखंड के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50 नहीं 70 सालों में देश की आज़ादी के बाद इस उत्तराखंड क्षेत्र को कुल जितना बजट नहीं मिला होगा, इन 5 सालों में मिला। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, रेल सेवा अकेले यदि इस ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग रेल सेवा 16,000 करोड़, ये 4 धाम महायोजना 12,500 करोड़, सीमाओं की सड़क से लेकर के, बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के। अभी आपको मालूम है कि ये जो सुरंग 14.7 किलोमीटर की सुरंग होगी, शायद ये देश की पहली सुरंग होगी। 4 धाम जो बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और उधर जो हमारी यात्रा चलती है कैलाश मानसरोवर, इस दिशा में गवर्नमेंट ने बहुत सशक्त तरीके से, केंद्र सरकार ने इस उत्तराखंड को, यदि मैं यहाँ गिनाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, कि जो शिक्षा है वो नई शिक्षा नीति इसीलिए लाई है, देश की आज़ादी के बाद जो ये शिक्षा नीति आई है ये भारत केंद्रित है। जब हम भारत की बात करते हैं तो उस विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, जिसमें सुश्रुत पैदा होता है, शल्य चिकित्सा का जनक इस धरती पर पैदा होता है। उसका क्या विजन था, वो उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, हम पूरी दुनिया में छाएंगे हम। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद की धरती है, यहाँ आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड। आयु का जो विज्ञान था वो आयुर्वेद था। आज पूरी दुनिया उस आयुर्वेद और उस संजीवनी बूटी के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल है, जो शाश्वत चिकित्सा है वो हमारे पास है। हमारा जो रसायन शास्त्री नागार्जुन से कौन बड़ा हो सकता है। यदि अणु और परमाणु की चर्चा करेंगे तो ऋषि कणाद से का जो विजन था, गणितज्ञ
आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, पूरी दुनिया को दिया हमने। बीज गणित हो, अंक गणित हो। अभी कैम्ब्रिज ने अपने जो चित्र मेल भेजा उन्होंने पत्र में, उसमें ये भी कहा है कि भारत का ऋणी है पूरी दुनिया। यदि भारत के आर्यभट्ट गणित को नहीं देते दुनिया को, तो दुनिया किधर रहती। हमारा बौधायन हो, हमारा यदि योग को देखें, ये योग की भी धरती है उत्तराखंड, और पतंजलि का योग आज पूरी दुनिया योग के पीछे 197 देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बात को विश्व फोरम पर कहा कि नहीं, ये ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, आज पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी है। वो योग का भी जन्म यही होता है, पतंजलि का योग हो, और चाहे भास्कराचार्य हो, और चाहे भाष्य पाणिनि का जो व्याकरण है उसका विषय हो। यदि एक ओर से दूसरी ओर तक देखेंगे तो हमारा देश पूरी दुनिया को लीडरशिप देता था। वास्तुकला के क्षेत्र में भी कोई विकल्प नहीं था दुनिया में। हम उस भारत को फिर ताकत के साथ खड़ा करना चाहते हैं, उस पीछे के ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ करके नवाचार के साथ विश्व के फलक पर जाना चाहते हैं। इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति है, मातृभाषा से शुरू होती है, वो 5+3+3+4 पर जाती है, और अपनी मातृभाषा 3 वर्षों से लेकर के बच्चा जाता है, और 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंटर्नशिप सहित दुनिया का शायद पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा से पढ़ाएगा। और अब तो छात्रों के लिए पूरा मैदान खाली है, किसी विषय को ले सकते हैं, किसी विषय को छोड़ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। शोध अनुसंधान की स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो पलायन रुकेगा। आज 8 लाख छात्र दुनिया में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष देश का जाता है। देश की प्रतिभा भी और देश का पैसा भी देश के काम नहीं आया। हम उसको रोकेंगे। ये जो नई शिक्षा नीति है, ये पूरी ताकत के साथ रोकेगी। जो बाहर विदेश जाने वाला जो पलायन है उसको भी रोकेगी, और जो क्षेत्रों की बात है, जब सभी राज्य अपने अपने स्थान पर इस नई शिक्षा नीति को लेंगे और स्थानीय प्रतिभा का, स्थानीय उत्पादों के साथ समन्वय करेंगे, तो यहाँ भी पलायन रुकेगा। चलिए बात करते हैं, अगर उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो खासकर एक ऐसी जगह है जो अभी तक जो है सैलानियों के लिए कहीं ना कहीं से छुपी रही है। बात हम खासकर जहां आप आज मौजूद हैं जंगल मंगल की कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी एक पहचान बने, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो उत्तराखंड है, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड ये प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य दिया है हमको, और इसको सजाने की ज़रूरत है, संवारने की ज़रूरत है। ये धरती का स्वर्ग है, और ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हमको करने की ज़रूरत है। ये जो जंगल मंगल में हम आए हैं, डॉक्टर योगी जी की पीछे 30-38 वर्ष की ये साधना है। इस तरीके का जब पूरे पहाड़ पर जाएंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो इसका आनंद लेंगे। प्रकृति रचना देती है, संस्कार देती है, संस्कृति से जोड़ती है, और संस्कृति जीवन बन करके आगे बढ़ती है। तो ये यहीं पैदा होगा। मुझे भरोसा है कि ये जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने, मैं इसलिए अचानक मैं आज यहाँ आया, और भारत सरकार ने उनके इस योगदान को, जो उनका लंबे समय का वो है, इसीलिए उनको पद्म अवार्ड भी दिया गया है। उनकी उस जो विदा है, जो उनका समर्पण है, जो उनका विज़न है, और विज़न को जिस ढंग से उन्होंने मिशन में तब्दील किया है, देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया है, और वो करते जा रहे हैं। अच्छा, यह अच्छा है। उत्तराखंड को इसकी ज़रूरत है, और इसलिए पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट की पूरी ताकत हो के साथ इस दिशा में क्रियान्वयन का मन होगा कि ये इसको कैसे करके और व्यवस्थित किया जा सकता है। अंतिम प्रश्न उत्तराखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का भी है, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी चुनौती किसे मानते हैं आपकी? जो कांग्रेस को ही मानते हैं, या फिर आप जिस तरीके से ताल इस वक्त ठोक रही है उत्तराखंड को लेकर के, हम उत्तराखंड के मुद्दों को उठाएंगे, जनता की बात करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे, तो आप क्या मानते हैं? भारत बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, और यदि आप देखेंगे
तो पाकिस्तान भी हमारे किस्से के रूप में अलग हुआ। आज पाकिस्तान का लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है, जबकि हमारा लोकतंत्र बहुत गहरी जड़ें हैं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, ये काम भी कराता है और फिर समीक्षा भी देता है। जो काम करेगा, अब देखिए ना, मोदी जी 2013 से पहले क्या था देश का चित्र, और आज देश कहाँ है? ये वही देश है जो 2013 से पहले जिस देश को भ्रष्टाचारी बोलते थे, अपाहिज बोलते थे, कमज़ोर देश बोलते थे, रोज़ एक घोटाला होता था और गड़बड़ होता था, देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही थी। लेकिन जब व्यक्ति नेतृत्व वाला आदमी ठीक ठीक रहता है तो उसका प्रमाण नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को देखने को मिलता है। आज पूरे विश्व फलक पर आप किनारे नहीं बैठ सकते। पहले यूं करके फेंक करके रखते था पूरा विश्व हिंदुस्तान को, आज मध्यस्थता करता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बिना कोई बड़ा निर्णय दुनिया ले नहीं सकती, ये हमारी ताकत। और इसलिए 2013 में जिस तरीके से ये बढ़ाया, 2019 में उस समय मोदी जी के नाम पर वोट मिला और आज मोदी जी के काम पर 19 में वोट मिला। देखा ना, पूरा देश इकट्ठा खड़ा है, तो परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रमेश जी आपका हमसे बातचीत में। धन्यवाद। तो ये थे देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने बातचीत में साफ तौर पर बताया है कि शिक्षा नीति को लेकर इस वक्त केंद्र सरकार क्या कर रही है। कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। उत्तराखंड की राजनीति के बारे में भी उन्होंने बात करी और बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में उत्तराखंड में किस तरीके से काम भी किए जाएंगे। शिक्षा नीति को बदलाव के बारे में भी उन्होंने बताया। तो जय भारत टीवी में अभी के लिए बस इतना है, और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल जय भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।